औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HHP न्यूज़ के इस स्पेशल एपिसोड में मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ खान अब्बासी। इस वक्त भावलपुर रियासत के एक अहम तरीन शख्स जो कि भालिया सूबा भावलपुर की तहरीक की सरबराही कर रहे हैं, जिनके साथ मुतअद्दिद जमातें भी हैं और वो इस वक्त सबकी रहनुमाई भी कर रहे हैं, सरबराही भी कर रहे हैं, इस तहरीक के चेयरमैन हैं। उनके पास हम मौजूद हैं जिन्होंने आज हमें ये बताना है कि कौन कौन सी जमातें उनके साथ इस तहरीक में शामिल हैं और क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं। हम बात कर रहे हैं भालिया सूबा भावलपुर की। ये वो भावलपुर है, इस पाकिस्तान स्टेट, जो पाकिस्तान जब वजूद में आया तो उस वक़्त ये वहद भावलपुर रियासत थी जो 3 अक्टूबर 1947 को पहली रियासत थी जो कि पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद इसमें ज़म हुई। उसके बाद जब पाकिस्तान की माशी हालत सही नहीं थी तो ये अमीर भावलपुर नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की काविशें थीं कि रियासत भावलपुर के ख़जाने से 1 साल की तनख्वाहें पूरे पाकिस्तान को दी गई। उसके बाद जब पाकिस्तान फिर ना चल सका तो फिर आगे जो है ना, तकरीबन पाकिस्तान की करेंसी को चलाने के लिए 12 मन सोना दिया गया और दी बैंक ऑफ यूनियन को गारंटी दी गई कि ये सोना ले ले और पाकिस्तान की करेंसी आगे चले। उसके बाद जब फिर देखा गया इसके मुतबादिल क्या चाहिए था भावलपुरियों को, इसके मुतबादिल नवाब भावलपुर को क्या चाहिए था, या रियासती जो थे भावलपुर स्टेट के रहने वाले रियासती लोग थे उनको क्या चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए था। सिर्फ एक चीज चाहिए थी कि उनका एक अलहदा यूनिट हो। तो उस वक्त पाकिस्तान के इलाहाद के साथ सिर्फ एक ही चीज मांगी गई, भावलपुर सूबा, और भावलपुर सूबा दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज को तस्लीम किया। 1951 से ले 54 तक यहां पर सूबा चलता रहा है। सूबा चलने के बाद फिर जब ये 1 यूनिट क़याम में आया, मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान का सिलसिला ये चलने लगा, तहरीकें चलने लगी, तो उसके बाद ये भावलपुर को जम कर दिया गया और 1 यूनिट बना दिया गया। और जब 71 में 70 में दोबारा सूबे बहाल किए गए तो उस वक्त भावलपुर को बहाल नहीं किया गया और तहरीक चली। उस तहरीक में शहजादा मामून और रशीद अब्बासी और बाकी बहुत सारे अब्बासियों ने वहां पर कुर्बानियां दी। तो उनमें जब तहरीक आगे चली उसमें कुछ ऐसी वजूहात आई, ऐसे कुछ लोग आए जिनकी वजह से तारीख रुक गई और बहुत सारा इसके मुतबादिल नुकसान उठाना पड़ा, कई लोग शहीद भी हुए। तो फिर जब ये तहरीक रुकी और उसके बाद गाए बगाए बहुत अरसे के बाद इस तहरीक ने एक दोबारा नया मोड़ लिया है। तो आज इस तहरीक की जो सरबराही कर रहे हैं, हमारे साथ चेयरमैन साहबजादा फरख रफ़ी अब्बासी साहब मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि वो उनके आगे इस तहरीक को चलाने के लिए क्या क्या उन्होंने प्लान किया हुआ है और कौन कौन लोग उनके साथ शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इजाज़ साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बासी साहब आप सुनाए, खैर खैरियत जी? अल्लाह का करम जी, अल्लाह का एहसान है। आप अच्छा अब्बासी साहब, आपसे पहला मेरा ये सवाल है, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके साथ इस वक्त आप इस तहरीक को चला रहे हैं तो कौन कौन सी जमातें आपके साथ मिलकर सूबे बहाली की तहरीक चलाने पर आमादा हैं? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको बताता चलूं कि भावलपुर के हवाले से जी ये तहरीक 1970 से, जैसे आपने अभी हमारे दोस्तों को, भाइयों बहनों को और इस पब्लिक को जो हमारे व्यू कर रहे हैं जी इसको आपने बताया है, तो आपको बताता चलूं कि हमारा तो जी भावलपुर का सूबा जो था, बिल्कुल, ये जब हम पाकिस्तान में शामिल हुए हैं तो उस वक्त एक बाकायदा मुआहिदा जात हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मबैन रियासत भावलपुर अब्बासी खानदान के मबैन कि ये भावलपुर रियासत जो बरसगीर पाको हिंद की दूसरी अमीर तरीन रियासत थी, इसका हम हैं पाकिस्तान असल में। मैं आपको एक बात का निचोड़ बताऊं क्योंकि ये आपको काफी लंबी बात पे हो जाएगी अगर मैं इसको करूं, तो मैं आपको इसकी प्रेसी यानी कि आपको छोटा करके इसका बात का बताना चाहता हूं लोगों को कि भावलपुर रियासत वो रियासत है जो पाकिस्तान की मोहसिन रियासत है। बेशक जब तहरीक पाकिस्तान के लिए फंडिंग की जरूरत थी तो इस वक्त अब्बासी खानदान बहावलपुर ने उस वक्त भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बाकायदा फंडिंग की। जब बड़े सगीर पाको हिंद में अंग्रेज की गवर्नमेंट थी, वहां पर अंग्रेज का राज था, कोई बंदा वॉइस रॉय या इंग्लैंड की गवर्नमेंट के खिलाफ, उसकी पॉलिसी के खिलाफ बोलते हुए डरता था। उस वक्त भी अब्बासी खानदान बहावलपुर और नवाब बहावलपुर ने इस रियासत बहावलपुर से इमदाद
माली इमदाद जी और जितनी हो सकती थी मुमकिन वो उन्होंने कायदे आजम को दी। इसी तरह पाकिस्तान में कयाम के वक्त जी। जब हम शामिल हुए तो हजरत कायदे आजम ने उन्होंने कहा कि हमें तो कलम तक की स्याही के पैसे बावलपुर ने दिए। बिल्कुल, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। बिल्कुल। ये स्टेट बैंक में जब आपने खिताब किया जी। आपने पाकिस्तान के स्टेट बैंक के इफ्तिताह के मौके पर, तो उस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने किताब में ये बात बताई कि हमें तो कलम तक की स्याही के पैसे बावलपुर ने दिए। बिल्कुल। तो अर्ज ये करता चलूं, मैं सिर्फ इस बात का लोगों को बताना चाहता हूं कि ये सूबा कायदे आज़म का सूबा है, ये बतौर सूबा ही शामिल हुआ था पाकिस्तान में, तो इसकी बहाली मुआहदों के मुताबिक और हमारे एक आईनी और कानूनी हक के मुताबिक हम इसकी डिमांड मांग रहे हैं। नवाज साहब, आपसे ये एक और सवाल मैं करता चलूं कि बाज़ औक़ात लोगों को इस वक्त ये भी नहीं पता है, हमारे नाज़रीन में से इतने ऐसी अवाम है इस पाकिस्तान की अवाम, उनको ये भी नहीं पता है कि भावलपुर कभी सूबा भी था या नहीं था, तो इसके बारे में कुछ बताएं। जी, मैं आपको बताता चलूं, इसको पाकिस्तान में पहली कानून साज जो असेंबली थी 1951 में भावलपुर को जी सूबाई इसको हैसियत दी गई और 1951 से 1951 से लेकर 1955 तक ये भावलपुर पाकिस्तान का एक बाकायदा सूबा था। उसमें उस वक्त 4 सूबे थे जी पाकिस्तान के। ये हमारी नई जनरेशन के लिए एक नई बात है जी। 1951 से 55 तक आप नोट कीजिएगा, उस वक्त 4 सूबे थे, भावलपुर, पंजाब, NWFP और सिंध। 1 जुलाई 1970 को सूबाई हैसियत बलूचिस्तान को दी गई और भावलपुर को एक इल्लीगल LFO के तहत पंजाब में जम कर दिया गया। ये है हमारे भावलपुर की एक सूबाई हैसियत की बात। तो मैंने अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस एजाज साहब जब की प्रेस क्लब में जी, तो उसमें मैंने ये सारे हकायक प्रेस एंड मीडिया को दिए थे। उसमें बल्कि मैंने जस्टिस मुनीर खान साहब की कुछ रूलिंग्स भी दी, तो उन्होंने उसमें रूलिंग्स दी कि वो अपने हक बजानिब होंगी। रियासतें जो हैं 1 यूनिट के डिसॉल्व होने पर कि वो कैसे वापस अपना स्टेटस बहाल कर सकती हैं। तो वो मेरे पास वो रूलिंग्स भी इस वक्त मौजूद हैं जस्टिस मुनीर की, तो वो हम एक नेक्स्ट प्रोग्राम में, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, वो भी आपको देंगे। जी, ठीक हो गया। ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। हम इस वक्त मौजूद हैं भारतीय सूबा भावलपुर तहरीक के चेयरमैन साहबजादा फरक रफी अब्बासी साहब के पास, और हम उनसे इस वक्त ये पूछेंगे कि अब्बासी साहब हमें ये बताएं कि क्या कानूनी तरीके से आप किसी सूबाई असेंबली में या सदारती ऑर्डिनेंस के तहत आप किसी फोरम पर गए हैं कि आपको सूबा मिले? जी, मैं डॉक्टर साहब आपको बताता चलूँ कि आपको मैंने पहले भी अभी ये बताया है कि जब 1 जुलाई 1970 को बलूचिस्तान को सूबाई हैसियत दी गई थी, तो उस वक्त असूल तो ये बनता था कि भावलपुर को उसकी सूबाई हैसियत पे बहाल कर दिया जाता है, जो कि 1 यूनिट से पहले की थी, अनफॉर्चुनेटली हमें हमारी सूबाई हैसियत को बहाल नहीं किया गया। हमारे साथ जाति उसी वक्त का आगाज कर दिया गया कि हमें हमारी हैसियत हमारी बहाल नहीं की गई। उसके बाद हम आपको ये बताते चले, उस वक्त भी मेरे तहरीक में बुजुर्ग जो थे, शहजादा मामून रशीद अब्बासी, मेरे वालिद मोहतरम, इसी तरह अब्बासी खानदान के दीगर लोग, उन्होंने बाकायदा एक तहरीक चलाई कि भाई ये तो सदारती ऑर्डिनेंस के तहत इसको जो है बहाल होना चाहिए, तो हमारा ये हक है। उसकी 1970 की जो तहरीक चली थी वो आपके शायद नोटिस में होगा, बहुत बड़ी तहरीक चली थी, तो उसमें यही उन्होंने डिमांड रखी कि भाई इसको आप जो है सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इसको बहाल करें। तो 1971 की तहरीक के बाद भी कुछ ऐसा मामला आया कि असम्बलियों में ये बात गई हो और इसकी कोई वजूहत सामने आई है, इसके बारे में आप हमें बताएं। ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। मैं अक्सर ये बताता रहता हूँ अपने भावलपुर के भाइयों को, बहनों को, तमाम व्यूअर्स को भी मैं ये बताना चाहता हूँ पाकिस्तान भर में, पूरे पाकिस्तान के लिए हम ये कहेंगे कि उसके बाद अगर लोगों को इस बात का पता ही नहीं है, पहले तो ये पता नहीं है कि भावलपुर का भी सूबा था, और जब भावलपुर सूबा ही नहीं था तो उसके आगे के मामला कैसे पता होंगे। तो इसके बारे में आप हमें ये बताएं कि किसी फोरम पर किसी असेंबली ने इसे पास किया है या इसके बारे में कोई तगोदो हुई है? जी, मैं आपको बताता चलूं जी, 2011 में सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जो सेफ्रॉन कमेटी बनाई गई, जिसको ये टास्क दिया गया सेनेटर्स को कि आप जाकर ये आया इसका पता लगाएं कि ये सूबा था भी सही या नहीं था पाकिस्तान का सूबा। तो बाकायदा सेनेटर्स आए उस वक्त और उन सेनेटर्स ने आके इसकी बहाली की सिफारिशात चेयरमैन सेनेट को 2011 में, ठीक हो गया, 2011 में चेयरमैन सेनेट को पेश की और जो कि वहां से मंजूर हुई। अच्छा। उसके बाद फिर दूसरे मरले में
9 मई 2012 को पंजाब असेंबली, क्योंकि जिस भी सूबे के बीच में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बिल्कुल किसी भी सूबे में जिसमें एक नया सूबा बनाना होता है या उसकी बहाली होती है, उसके लिए मुतलका असेंबली से 2/3 मेजोरिटी के साथ उस रेजोल्यूशन को पास करना जरूरी होता है। बिल्कुल, क्योंकि तहरीक बाली सूबा बावलपुर जो है वो 1970 से अपने मेरिट पे कायम दायम चलती आ रही है जी। तो पंजाब असेंबली के मुकद्दस आइन ने जी उस वहां के मुकद्दस असेंबली ने, इलेक्टेड असेंबली ने 9 मई 2012 को, जिसमें पाकिस्तान की तमाम कौमी सियासी जमातें जी, उन्होंने बहावलपुर सूबे की बहाली को उन्होंने 9 मई 2012 को इसकी करारदाद को भारी अक्सरियत से पास किया। जी, ठीक हो गया। और तीसरा मरला मैं आपको बताता चलूं, वो सेनेट का, वो 2013 का है जी। अच्छा। आप अक्सर देखते होंगे कि मैं जेयूआई के लोगों को बहुत ज्यादा, इनको आप देखते होंगे मेरे अपने चैनल्स पे कि मैं जेयूआई के बारे में कहता हूं कि हमारे साथ वो कदम बढ़ा भी रहे हैं, आप उनके एहसानात भी हैं। अब 2013 में जब डिप्टी चेयरमैन सेनेट उस वक्त मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब थे, जो इस वक्त भी सेनेट के रुकन है, बिल्कुल, वो उस वक्त डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे 2013 में जी। तो उनके डिप्टी चेयरमैन सेनेट के तौर पे दोबारा जी इसको दोबारा सेनेटर्स ने, जेयूआई के सेनेटर्स की उनकी सरबराही में सेनेटर्स आए और ये दोबारा रिपोर्ट पेश हुई और सेनेट से दोबारा पास हुई। ठीक हो गया। ख़वातीन हज़रात, लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद आपके साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।